हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 हिंदी पुस्तक मल्हार को पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 है फूल और कांटा। फूल और कांटा सारांश इसका आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसका कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित यह कविता है। जैसा कि बच्चों आपको फूल और कांटा नाम से पता चल रहा है, तो आपने देखा होगा फूल कितना नाजुक होता है और कांटा कितना कठोर होता है। तो उसी पर आधारित यह कविता है कि कैसे फूल और कांटा एक दूसरे के साथ एक साथ रहते हैं। इस कविता में कवि ने एक पौधे पर ही उगने वाले फूल और कांटे के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश दिया है। फूल और कांटा एक ही जगह, एक ही पौधे पर समान वातावरण में पनपते हैं। उन पर वही चांदनी बिखरती है, वही वर्षा होती है, वही हवा बहती है, फिर भी उनके स्वभाव और कार्य में बहुत अंतर होता है। सही बात है बच्चों, आपने देखा होगा गुलाब का प्लांट देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं आपने देखा होगा। नींबू का प्लांट देखा होगा, नागफनी का प्लांट देखा होगा, जिसमें कांटे भी रहते हैं और फूल भी रहते हैं। फूल, गुलाब के फूल में आपने देखा होगा कितने खुशबूदार फूल रहते हैं। वहीं कांटा अगर जरा सा लग जाता है तो जान निकल जाती है। कितना मुश्किल होता है एक ही साथ, लेकिन एक ही साथ दोनों एक ही प्लांट में कितनी खुशी खुशी रहते हैं। वही चांदनी, वही वर्षा, वही हवा, सब कुछ उनको एक ही जैसा, एक ही पर्यावरण, एक ही वातावरण उनको मिलता है, फिर भी उनके स्वभाव और कार्य में बहुत अंतर होता है। फूल सौंदर्य, स्नेह, आनंद का प्रतीक है। यानी फूल जो है वह खूबसूरती का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, आनंद का, उत्साह का प्रतीक है, जबकि कांटा कठोरता का, पीड़ा का और नुकसान का प्रतीक है। इस पाठ में बच्चों कवि यही कहना चाहते हैं, फूल और कांटे दोनों कैसे एक साथ रहते हैं, दोनों के जो स्वभाव हैं बिल्कुल अलग अलग है। कवि कहना चाहते हैं किसी का कुल या वंश नहीं, बल्कि उसके कर्म, स्वभाव और गुण ही उसके सच्चे बड़प्पन की पहचान होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो बताया है कि किसी का, कि वो इस जाति का है, इस धर्म का है, ये नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा बड़प्पन कैसे पता चलता है, किसी के कर्म, स्वभाव और उसके गुण से। सच्चे बड़प्पन की इसी से पहचान होती है। चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ती हूँ मैं और ध्यान से सुनेंगे इस कविता को। फूल और कांटा, फूल का तो आपको पता है सुमन कहते हैं, कांटे को कंटक कहते हैं, कुसुम फूल को कुसुम कहते हैं। चलिए इसको पढ़ती हूँ मैं। है जन्म लेते जगह में एक ही, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखिए, एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी। यानी एक ही प्लांट में जो पौधे हैं, जो फूल और कांटे हैं, उन पर चांद एक बराबर चमकता। ऐसा नहीं है कि फूल को कुछ ज़्यादा चांदनी मिल जाती है और कांटों को बिल्कुल नहीं मिलती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बराबर चांदनी दोनों को मिलती है। एक ही सी चांदनी है डालता, यानी जो चांद है वह एक बराबर चांदनी देता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह यानी बादल, जो बादल है वह एक सा उन पर बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए, एक सी हवा बहती है, एक सा बादल बरसता है, एक सा चांद अपनी चांदनी देता है। ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन उनके ढंग एक जैसे नहीं है, क्योंकि फूल कोमलता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का प्रतीक है। देखिए आगे देखते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, जो कांटा है उसका स्वभाव है जैसे ही लग जाता है उंगली, छेद, उंगलियों में छेद हो जाता है, घाव होता है, दर्द होता है, फाड़ देता है किसी का वर बसन। बसन मतलब वस्त्र। कांटा अगर कहीं लग जाए बच्चों तो किसी का कपड़ा फट जाता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, देखिए, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेद देता श्याम तन। जो कांटा है वह तितलियों के पर कतर देता है, भौरे का बेद देता है श्याम तन। श्याम यानी काला, तन मतलब शरीर, जो भौरा है उसको भी वो कांटा चुभ जाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में,
भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है कौन? फूल। निज सुगंधों और निराले रंग से, निज मतलब अपने, सुगंधों मतलब सुगंधित, और मतलब और, निराले यानी अनूठे रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। जो कली है उसको खिला देता है खटकता एक सबकी आंख में। देखिए, है खटकता एक सबकी आंख में, कौन सबकी आंख में खटकता है? कांटा। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और जो दूसरा है जो फूल है वह सबके शीश पर सोहता है यानी विराजमान होता है, अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है बच्चों इस कविता को। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कांटे और फूल की कोमल और कठोरता का, यहाँ बहुत ही अद्भुत वर्णन किया गया है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो कुल होता है, खानदान होता है, उसकी बड़ाई कैसे काम देती है, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, अगर किसी में बड़प्पन होगा वो अपने आप पता चल जाता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं बच्चों, कवि का परिचय देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो बचपन में आपने पढ़ी होगी कविता, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होंगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही हैं। फूल और कांटा के कवि, बच्चों के लिए उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु हुई 1947 ईस्वी में। कवि परिचय भी हो गया। चलिए पाठ से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से पढ़ते हैं बच्चों। क नंबर, कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो, एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे चित्र बना हुआ है। कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? पहला है, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। कांटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता बच्चों। कांटा तितलियों और भंवरों को आकर्षित करता है, बिल्कुल गलत। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र को फाड़ देता है, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है ये उत्तर। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना होगा? ये हो गया हमारा स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? देखिए, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विविधताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का प्रतीक है। दूसरा है, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। तीसरा है बच्चों, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। ये उत्तर बहुत सटीक उत्तर है। यहाँ ये फूल सुंदरता का प्रतीक है, कांटा कठोरता का, ये सही है। लेकिन यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर ये देखिए, ये है, दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। और अगला है बच्चों, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। ये भी उत्तर सही है आपका। ये दोनों उत्तर हमारे सही हो गए हैं। ये दोनों उत्तर सही हैं इस प्रश्न के। तो इन दोनों के लिए एक स्टार बनाना होगा।
ये हो गया दोनों के लिए एक ही स्टार। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। देखिए ये कुल खानदान के लिए यहाँ पर देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया गया है। कैसे ये दादा हैं, बूढ़े हो गए हैं, और ये पोता है उनका, कैसे उनको ले करके जा रहा है पकड़ के। तो यहाँ पर देखिए बताने का कवि प्रयास करते हैं और उसको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया भी गया है। पहला है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। कुल मतलब होता है खानदान, वंश। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों। आपके कार्य, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव ही आपको सम्मान दिलाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। और देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। पॉइंट नंबर 4 है, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। ये भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो ये 2 उत्तर हमें इसमें मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको एक स्टार बनाना होगा और एक स्टार यहाँ पर भी बनता है। सॉरी, यहाँ ये आपके हो गए 2 स्टार, 2 यहाँ पे तीसरा नंबर का। अब पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन आपका सर्वाधिक उपयुक्त है? धन दौलत और ताकत के से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। धन आता और जाता है, धन कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, इसलिए धन का जो घमंड करते हैं वो तो बिल्कुल गलत है बच्चों। कविता के आधार पर बड़प्पन के लिए अगला देखते हैं। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है, ये भी गलत है। अगला है, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल सही है। और कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है, ये भी गलत है बच्चों। तो इसका मतलब है 4 नंबर का उत्तर नंबर 3 सही हुआ। तो हमको यहाँ पर बनाना है एक छोटा सा स्टार, ये बन गया आपका 3 नंबर का। चलिए बच्चों, ये चारों प्रश्न यहाँ पर आपके सही हो गए हैं। अब ख नंबर देखते हैं हम लोग। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। सही बात है बच्चों, आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने ये उत्तर चुना। देखिए ये सारी जो चर्चाएं होती हैं ये एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण बनाती हैं, जिससे कि आपको समझ भी आएगी उसने क्यों चुना, उसका तर्क सुनिए, आपने क्यों चुना, अपना तर्क दीजिए। पंक्तियों पर चर्चा है। पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। यहाँ देखिए बच्चों, इसका कंप्लीट हो गया है और पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा ये है कि पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो क है, मेह उन पर है बरसता एक सा, यानी फूल और जो कांटे हैं उन पर मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ का अर्थ है मेघ, मेघ का अर्थ है बादल, बादल उन पर एक बराबर वर्षा करता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, एक बराबर उन पर हवाएं बहती हैं। हवा जब चलती है तो किसी को कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं देती है बच्चों, सबको बराबर देती है। तो एक बराबर उन पर हवाएं बहती हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, पर यह हमें हमेशा एक जैसा दिखाता है। फूल और कांटे का प्रतीकात्मक प्रयोग कर कवि ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के स्वभाव का और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह फूल की तरह यह सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यह हमें दर्शाता है, यह हमें दिखाता है कि बताने का प्रयास करता है कि दोनों पर बादल एक बराबर वर्षा करता है, हवा एक बराबर दोनों को हवा देती है, लेकिन फिर भी उनके दोनों के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन है।
फूल जो है वह सुख प्रदान करता है, लेकिन कांटा दुख प्रदान करता है। कांटा दुख का प्रतीक है और फूल सुख का प्रतीक है। ख नंबर है बच्चों, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब ये है कि उच्च कुल में जन्म लेना ही मात्र किसी की विशेषता या बड़प्पन नहीं हो सकता, गुण नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति के व्यवहार में, देखिए कोई बहुत बड़े कुल में जन्म ले लिया इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। अगर कोई किसी बड़े कुल में जन्म ले लिया है तब भी वह गलत हो सकता है। कुल से किसी का स्वभाव अच्छा नहीं हो सकता है। बड़े कुल में जन्म लेने से अगर उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर, उसके व्यवहार में विनम्रता हो, दया हो, परोपकारिता का भाव विद्यमान न हो तो फिर उसको बड़े कुल में या छोटे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। यदि उसके व्यवहार में विनम्रता है, दया है, परोपकारिता है, सहनशीलता है, फिर उसके बड़े कुल में जन्म लेने से, उच्च कुल में जन्म लेने से कोई फायदा होगा। यदि किसी व्यक्ति के भीतर गुणों की कमी हो, उसके अंदर कोई व्यवहार में उसके कमी हो, तो उसके व्यवहार और चरित्र में महानता न हो, तो एक श्रेष्ठ कुल या ऊंचे परिवार में अगर वह जन्म लेकर भी क्या कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और आपके माता पिता बहुत विद्वान हैं, बहुत सात्विक हैं, लेकिन आप एकदम अलग हैं, उल्टा हैं, तो फिर वैसे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार और गुणों से अपने कुल का नाम ऊंचा करता है। अगर आपके माता पिता कोई भी मजदूरी का काम करते हैं और अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो फिर आपके कुल का नाम रोशन हो जाता है। तो आपके अच्छे कर्म से ही आपका नाम रोशन होता है। गुणों का नाम ऊंचा करते हैं और उसे सार्थक बनाते हैं, आप अपने कुल का नाम को आप सार्थक बनाते हैं, तो वह बहुत ही अच्छी बात होती है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी गलत बड़े कुल में जन्म लिया और वह अहंकारी है, गलत कर्म करने वाला है, तो वैसे व्यक्ति का अच्छे कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। मिलकर करें मिलान। चलिए मिलान करते हैं बच्चों। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं, इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए। अब देखिए, कांटे फूल से हम लोग पहले जोड़ेंगे दया। फूल से जोड़ लेते हैं बच्चों, दया और अच्छाई, सुख, सुंदरता, कोमलता, आनंद, ये सारी चीज़ें, प्रेम, परोपकार, ये देखिए प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें हमने फूल से जोड़ लिया। और कांटे से किसको जोड़ना है? पीड़ा को। पीड़ा यानी दर्द, दुख, दुख को जोड़ेंगे, बुराई को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे? स्वार्थ को जोड़ेंगे। कांटा स्वार्थ का प्रतीक है। जिस वृक्ष पर रहता है उसमें उसकी अच्छाई नहीं ले पाता है। और फूल देखिए कांटे के साथ रहकर भी कोमल होता है। सोच विचार के लिए है बच्चों, सोच विचार को देखते हैं। कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है? कौन कौन सी है बच्चों? कविता में कौन कौन सी है कि सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है? एक ही धरती पर जन्म लेना। पहले तो सभी पौधे एक ही धरती पर जन्म लेते हैं और चांदनी भी उन्हें समान रूप से, चांद भी उन्हें समान रूप से चांदनी देता है, बादल उन्हें समान रूप से वर्षा देता है, हवा उन्हें समान रूप से हवा देती है। चलिए यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। देखिए क्या क्या हो सकता है? एक ही धरती पर जन्म लेना, एक ही धरती, एक पॉइंट हो गया, पर जन्म लेना, लेना। दूसरा पॉइंट इससे लिखती हूँ बच्चों, देखती हूँ छोटा। दूसरा पॉइंट है कि रात, चांदनी, जो चांद है, चांद बराबर चांदनी देता है।
देखिए चांद उनको बराबर चांदनी देता है। प्रश्न कहीं और चला गया। ये देखिए चांदनी देता है। और क्या है, 1-2 पॉइंट और हो सकते हैं। बादल समान वर्षा देता है। बादल समान वर्षा। सब कुछ एक बराबर मिलता है बच्चों। वर्षा ब नहीं होगा, वह होगा। वर्षा देता है। और 1 पॉइंट और लिख सकते हैं, हवा समान वायु। हवा 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, हवा समान वायु, यानी फूल को भी जितनी हवा मिलती है उतनी कांटे को भी समान वायु मतलब हवा। ये 4 पॉइंट आपके हो गए बच्चों। देखिए पहला पॉइंट था आपका धरती पर जन्म लेना। एक ही धरती पर दोनों जन्म लेते हैं और चांद जो है वो बराबर चांदनी देता है। बादल बराबर वर्षा देता है और हवा बराबर वायु हवा देती है। सब कुछ बराबर मिलता है, उसके बावजूद इतना स्वभाव में बड़ा परिवर्तन होता है। अब दूसरा नंबर है, ख नंबर है। ख नंबर को देखते हैं। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई देता है? तो फूल बच्चों सुगंधित होता है। फूल लिए देखिए ख नंबर का लिखते हैं, फूल खुशबू देता है। फूल कोमल सुगंध प्रेम देता है। छोटा लिख रही हूँ बच्चों ताकि जगह भी मुझे कम पड़ जा रही है। और किंतु इसके जो कांटा है वह किंतु कांटा छोटा लिखने के चक्कर में काटना पड़ रहा है बच्चों। किंतु कांटा कष्ट देता है। कांटा दुख देता है। दुख देता है ना, चुभ जाता है तो दुख ही देता है। ये कंप्लीट हो गया। और क्योंकि कष्ट देता है इसलिए वह जो फूल है वह कोमल है, वह सुगंध देता है, वह प्रेम देता है, वह दया देता है। लेकिन कांटा हमेशा अहंकारी होता है। वह कभी किसी को चुभ भी जाता है तो वह झुक नहीं सकता, उसको झुकना नहीं होता है। अगला देखते हैं बच्चों, ग नंबर। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता में मुख्य रूप से बच्चों इसका ये सब लॉन्ग टाइप के थोड़े आंसर हो रहे हैं तो इसको मैं बाद में भी लिख के आपके लिए दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि पाठ के साथ थोड़ा समझा देती हूँ। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता में मुख्य रूप से यही बात कही गई है कि जो फूल है वह महानता का प्रतीक है और कांटा जो है वह हीनता का प्रतीक है। फूल हमेशा महानता का काम करता है। फूल का स्वभाव है महानता। और कांटे का स्वभाव कैसा है बच्चों? कांटे का स्वभाव है दुख प्रदान करने वाला। हमें फूल की भांति विनम्र सेवा भाव से युक्त तथा दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए, न कि कांटे जैसा दूसरों को पीड़ा और कष्ट प्रदान करने वाला। कुल जाति परिस्थितियां नहीं अपितु व्यक्ति का, मनुष्य का आचरण जो है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसका स्वभाव। घ नंबर है बच्चों, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो कुल की बड़ाई, कुल यानी खानदान, कुल की प्रतिष्ठा तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक व्यक्ति के स्वभाव, उसके कर्मों से बड़प्पन न दिखे। अब देखिए कुल में जन्म लेना तो उसी तरह से हो गया जैसे कौवा और कोयल दोनों देखने में तो एक समान लगते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब पता चलता है कि कौन है कौवा और कौन है कोयल। तो उसी तरह से कुल अच्छे बड़े खानदान में आप जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मनुष्य के कर्म उसको बड़प्पन सिखाते हैं और उसके बड़प्पन का पता चलता है। अगला है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों सही बात है कि ऐसे लोग जो
के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो फूल की भांति विनम्र दयालु होते हैं, सुख प्रदान करते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, जो उनको सभी पसंद करते हैं। लेकिन जो कांटों की तरह कठोर, स्वार्थी और दूसरों को कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं। अनुमान और कल्पना से है, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख के देने वाली हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको जो जो मतलब यहाँ भरने वाले हैं उन सबको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करवा देती हूँ, और आगे चल के मैं आपका सारा क्वेश्चन आंसर लिख कर आपको दे दूँगी। यहाँ देखिए है शब्द से जुड़े हुए अनुमान और कल्पना हो गया। नीचे दिए गए सबसे बड़प्पन अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। संतोष बड़प्पन है, और बड़प्पन से यहाँ पर बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन मोह जीत लिया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। जो भी शब्द दिए गए हैं वो किसी भाव को व्यक्त करते हैं, तो उन भावों को देखते हैं। व्यक्त इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं, आप उन पर गोला बनाइए। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचिए। देखिए, सहनशीलता जो है वह बड़प्पन का भाव पैदा करती, दया बड़प्पन का भाव है, और संतोष बड़प्पन का भाव है, सद्भावना बड़प्पन का भाव है, समर्पण बड़प्पन का भाव है, और आदर बड़प्पन का भाव है। बच्चों, विश्वास बड़प्पन का भाव है, उदारता बड़प्पन का भाव है, सम्मान बड़प्पन का भाव है, विनम्रता बड़प्पन का भाव है, निष्ठा बड़प्पन का भाव है, त्याग बड़प्पन का भाव है, और परोपकार ये बड़प्पन का भाव है। बाकी जो बचे, द्वेष, अहंकार, क्रूरता, अपमान, स्वार्थ, झगड़ालूपन, लालच, अविश्वास, घमंड, झूठ, ईर्ष्या, अधीरता, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी इसमें बड़प्पन का कोई भाव नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, अब इसी में से देख करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ बड़प्पन के कौन कौन से भाव हैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। दयालुता, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपको सारे करा दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नम्रता, संयम, आदर, परोपकार, सम्मान, और भी बहुत सारे जितने भी आपने सर्कल किए बच्चों वो सब आप लिख सकते हैं, आपका जो मन करे। ये देखिए, ये सर्कल वाले आप सारे वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको कविता है, कविता की पंक्तियाँ हैं, कविता की विशेषताएं हैं, उनको भी मिलान करना है। कविता की रचना है, क्या रचना है? फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या आपने देखिए यहाँ पर रेखा खींची गई है, यहाँ पर क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और मतलब और है। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चरित नहीं करते।
कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत है आदि। अपने समूह के साथ मिलकर इन पर चर्चा कीजिए। अपनी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ख नंबर है, नीचे दी गई, नीचे देखिए यहाँ पर कैसे चर्चा करना है कि कविता में गेयता बनाए रखने के लिए पद का अनूठा प्रयोग किया गया है। एक ही वर्ण से शुरू होने नीचे ख नंबर को देखते हैं बच्चों। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और पंक्तियां दी गई हैं। इनमें विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। एक ही वर्ण के शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं देखिए, इसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 नंबर है, एक ही वर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाइन, 2 भी लिख सकते हैं। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो दूसरा, भौर को अपना अनूठा रस पिला, है खटकता एक सबकी आँख में, है दूसरा है सोहता सुरशीश पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 और 4। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरे का प्रयोग कहाँ किया गया है बच्चों, देखिए, है खटकता एक सबकी आँख में और है सदा देता कली का जी खिला। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहाँ पूछा गया है, एक किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 1 नंबर। और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर इसका चौथा नंबर का हो जाएगा दूसरा। देखिए दूसरा, भौर को अपना अनूठा, यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है, दूसरा नंबर है। और 5वां है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या है विपरीत अर्थ वाले शब्द, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा देखिए खटकना और सोहना, ये खटकना है, ये सोहता मतलब सुशोभित होता है। तो यहाँ पर ये विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द है। तो यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे जो पेज होगा उसके आधार पर ये 6 नंबर आपका, देखिए 6 नंबर जो है, ये 6 नंबर भी 4 नंबर में चला जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 6 नंबर भी इसी में आएगा। 2 नंबर और 6 नंबर इसी में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों प्रकृति का वास्तविक चित्रण है, मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला देखते हैं, कविता का सौंदर्य है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को यहीं समाप्त करती हूँ मैं। इसके बाद मैं जो भी बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी, और इसके बाद मैं आपके लिए इसी कविता का भावार्थ भी लेकर के अलग से आऊँगी। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।